तो रतिका, आजकल हम सभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करती होगी। बिल्कुल। तो कोई अपनी तस्वीरें पोस्ट करता है, कोई क्रिएटिविटी पोस्ट करता है, और साथ ही हमने ऐसे बहुत सारे केसेस भी सुने हैं कि आपकी सिर्फ एक सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट से कई ऐसे अपराधी हैं, कई ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने आपकी लोकेशन का ही पता लगा लिया है। बिल्कुल। पर सिमरन, ये जो तुम बात कर रही हो ना कि हम पोस्ट करते हैं, अपनी फोटोज पोस्ट करते हैं, ये तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुई ना, जो खुद हम पब्लिकली दिखाते हैं। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का क्या, मेरा मतलब ये है कि हमारे जो ATM पिन्स हैं, हमारे जो पासवर्ड्स हैं, या हमारी कोई ऐसी पर्सनल डिटेल्स है, वो कैसे इन साइबर क्रिमिनल्स को पता लग जाती है? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई हम पे जासूसी कर रहा है? हो सकता है। तो ये साइबर जासूसी क्या है और कौन करता है इसे ऑनलाइन दुनिया में? और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है ना सिमरन, कि दो लोग वो आमने सामने भी नहीं है, मतलब जो जासूसी कर रहा है वो भी, और जिस पर जासूसी की जा रही है वो भी नहीं है। तो ऐसे में साइबर जासूसी के बारे में जानना तो बनता है ना। बिल्कुल। तो इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल संजीव रेलिया, वेटरन इंडियन आर्मी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आपने जाना कि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में, अब सोशल मीडिया पे हम कितना कुछ पोस्ट करते हैं, कितना सारा कंटेंट हम वैसे भी शेयर कर देते हैं। तो अब साइबर जासूसी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये कर कौन रहा है साइबर जासूसी? जी, आपने जो आज जो मुद्दा उठाया और मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जासूसी जो या साइबर एस्पियोनाज जो है, वो एक तरीका है जासूसी करने का। और जासूसी कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम अपने इतिहास में उठा के देखें तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ये जासूसी चल रही है, जहां उनके राजा के जासूसों को उनके आँख और कान का दर्जा दिया जाता था और पूरा एक जाल बिछा होता था जासूसी का। फिर जब सैटेलाइट आया तो सैटेलाइट के थ्रू जासूसी शुरू हुई। इसी तरह जब इंटरनेट आया, या जिसको हम साइबर स्पेस भी कहते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये है क्योंकि इंटरनेट एक ओपन आर्किटेक्चर में बना हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। कोई भी इंटरनेट को ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। तो ये आर्किटेक्चर जो है बहुत ओपन है। और ऐसे ओपन आर्किटेक्चर में इंफॉर्मेशन को चुराना या इंफॉर्मेशन के ऊपर नज़र रखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक रीज़न है कि साइबर एस्पियोनाज, या जिसको हम आपने इंटरनेट की जासूसी बोला, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आपने ये तो बता दिया कि आसान हो गया है। जी जी। लेकिन ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराते कैसे हैं? मतलब हम पे जो साइबर स्पाई है वो करते कैसे हैं? तो इसके बहुत तरीके हैं। अब इंटरनेट है क्या आखिर? इंटरनेट जो है डेटा का कलेक्शन है। तो इंटरनेट से चोरी ऑब्वियसली क्या होगा? डेटा चोरी होगा। वो हमारा पर्सनल डेटा हो सकता है, वो हमारा प्रोफेशनल डेटा हो सकता है, जो कि हमारी कंपनी का, हमारी सरकार का, या देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ डेटा भी हो सकता है। तो हर तरह का डेटा जो है वो आज जो इंटरनेट के थ्रू या साइबर स्पेस के थ्रू चुराया जा रहा है। हर तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। अब ये नज़र क्यों रखी जाती है और ये नज़र कौन रखता है, ये आपने सवाल पूछा। ये नज़र रखने के तरीके अलग अलग हैं। ये डेटा चुराने के तरीके बहुत से हैं, अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे थोड़ा आगे चल के। बिल्कुल। कौन कर रहा है आपने पूछा, सब कर रहे हैं। अच्छा। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि दुनिया का जो सबसे यंगेस्ट हैकर, जो सबसे छोटा हैकर है, वो 5 साल की उम्र का था। क्रिस्टोफर हैंस उसका नाम है। और उसने अपनी 5 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के एक एप्लीकेशन को ब्रेक करके दिखाया, उसका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था। और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बाकायदा $1000 का इनाम दिया इस चीज़ के लिए। एक 15 साल का हैकर जेम्स करके था, जिसने नासा में पहली बार हैक किया। तो इस साइबर स्पेस के अंदर, इंटरनेट के ऊपर जो लोग ये सब काम कर रहे हैं वो बहुत यंग हैं, टीनेजर्स हैं, 20-22 साल की उम्र में। मेरी उम्र में आकर के तो शायद बहुत कम ही लोग हैं जो अपने आप को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह सकते हैं। ये सब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यंग हैं। कौन है ये? इनको हम स्क्रिप्ट किडीज़ भी कह सकते हैं, जो डार्क वेब से स्क्रिप्ट्स लेकर के हैकिंग शुरू कर देते हैं। इनमें नोविस हैकर्स भी होते हैं, इसमें प्रोफेशनल हैकर्स भी हैं, जिनको हम ब्लैक हैट्स भी बोलते हैं। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, जो एक देश के द्वारा जिनको बैकिंग मिली हुई है, वो
एक दूसरे देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर इसी संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम ये साइबर जासूसी की बात कर रहे हैं तो अक्सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो डेटा है वो चोरी करके कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई इसका कैसे फ़ायदा उठाएगा? जी, तो साइबर जासूसी का पहला जो मुद्दा है वो है इंफॉर्मेशन गेन करना, और फिर मैं इस इंफॉर्मेशन से करूँगा क्या? जी। इस इंफॉर्मेशन को मैं बेचूंगा। 80 से 85% केसेस जो साइबर जासूसी या साइबर एस्पियोनाज के होते हैं उसमें डेटा चुरा करके बेचा जाता है। इस डेटा को दो तरीके से बेचा जा सकता है। पहला, मैं आपका डेटा चुराऊं, फिर आपको बोलूं कि देखिए ये आपका सेंसिटिव डेटा मेरे पास है, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसको पब्लिकली रिलीज कर दूंगा, जिसको ब्लैकमेल भी बोलते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास एक डेटा है जो आपका प्रोप्राइटरी डेटा है, आप शायद कुछ रिसर्च कर रहे हैं या आप कुछ एक ऐसा नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसका डेटा बहुत सेंसिटिव है। मैं वो डेटा चुराता हूं और वो मैं ऐसे एक कॉम्पिटिटर को बेच देता हूं जिसके पास जिसकी मुझे पैसे दे सकता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहेड मार्टिन। ये कंपनी जो है अमेरिका के जितने भी फ्यूचरिस्टिक और एग्जिस्टिंग फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके प्रोडक्शन में लगी हुई है। जैसे कि F-16 है, F-21 है, जो भी उनके फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था F-35, जो कि एक आने वाले समय के लिए एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट था और कई सालों तक आगे यूज होगा। तो कहा जाता है कि चाइनीज हैकर ने उनका ये डेटा किसी एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उनका पूरा ब्लूप्रिंट चुरा लिया और वो उस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एग्जैक्टली F-35 जैसा एक J-21 एयरक्राफ्ट बनाया जो पहले बना और जिसको उन्होंने आज उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सर जैसे सिमरन ने सवाल पूछा कि उसका कोई पर्सनल डाटा चुरा लेता है तो उसका क्या यूज़ करेगा, आपने कहा ब्लैकमेल कर सकता है। सेम सवाल ये होता है कि अगर किसी कंपनी का अगर कोई डाटा चुरा लेता है तो उससे उस कंपनी के लिए क्या क्या खतरे पैदा हो सकते हैं अगर कोई उसका डेटा चुराता है तो? जी, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया आपको, ये था कि जैसे लॉकहेड मार्टिन का था। इसके सिवा ये तो ब्लैकमेल का हुआ। इसके बाद क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मुद्दा बन जाता है कि मेरा डेटा जो है कोई और इस्तेमाल करने लगता है। अच्छा, कई बार तो क्या होता है कि लोगों को डेटा चुराने में मजा आता है। मुझे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि देखो इतना सिक्योर सिस्टम था, मैंने इसमें ब्रेक इन करके डेटा निकाल लिया। और फिर वो डेटा मैं क्या करता हूँ, मैं जाके डार्क वेब के ऊपर, आपने शायद डार्क वेब के बारे में सुना होगा, डार्क वेब में जाके उसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। एक मुझे एक हाई मिलता है उससे, जैसे नशा सा मिलता है। ये एक बहुत खतरनाक बात है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लोगों को इसके साथ फील होता है। जी, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक यूपी का लड़का था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, 19 साल का लड़का था। उसने एक बैंक के सिस्टम में हैक करके सिर्फ 10,000 रुपया निकाला, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने दोस्तों को दिखाने सिस्टम के लिए। शायद इतना वीक है कि आराम से जो है उसको सिस्टम भी, खैर पुरानी बात है, तो उन दिनों शायद था। अभी तो आरबीआई गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग हो गई हैं और बैंक के सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं। वरना कॉस्मोस बैंक करके एक बैंक में 2018 में चोरी हुई थी और कहते हैं कि 84 करोड़ रुपया निकाल करके हैकर्स उसको लेके गए थे और एक हफ्ते के तक चोरी करते रहे थे। और सर ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब एज एन इंडिविजुअल मैंने तो अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया, मैंने पासवर्ड्स भी लगा रखे हैं, मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके पास मेरा डेटा पहुंचा कैसे? जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने ही डेटा के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट पर जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं जिसका नाम है हैव यू बीन पॉन्ड, और उस वेबसाइट पर जाके मैं अगर अपना ईमेल एड्रेस, मेरा जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है उसको मैं अगर टाइप करूं और उसमें एंटर करूं तो वो दिखाएगा मेरे को कि मेरा डेटा कितनी जगह चोरी हो चुका है ऑलरेडी। जैसे कि मेरे केस में अगर आप इस पे देखेंगे तो वो दिखा रहा है कि मेरा डेटा 7 जगह चोरी हो चुका है और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है। और ये कंपनी, ये कैसा डेटा है, मेरे इसमें पासवर्ड्स हैं, मेरा इसमें फ़ोन नंबर है, मेरा इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरा एड्रेस है, मेरा इसमें पूरा ब्राउजिंग हिस्ट्री है, मैंने उस कंपनी से क्या क्या ऑर्डर किया था, ये सब और मुझे इसके बारे में पता नहीं है।
तो अक्सर हमारा डेटा जब चोरी होता है या जासूसी कोई हमारे डेटा के ऊपर कर रहा है या एस्पियोनाज में इंडल्ज कर रहा है, तो हमें शायद इसके बारे में पता तक नहीं चलता है और वो डेटा जो है उसके पास चला जाता है। वो डेटा वो शायद डार्क वेब पे बिक रहा है, वो डेटा शायद वो हमारे ही अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहा है, हमारे ही अकाउंट से पैसे चोरी करने के लिए या हमारे ही अगेंस्ट में कोई साइबर फ्रॉड करने के लिए। अच्छा सर, ये कैसे पता चले कि हमारा जो फ़ोन है वो हमारी ही जासूसी कर रहा है, मतलब हमारी ही कॉल रिकॉर्ड्स कर रहा है और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहा है? मतलब बड़ा हमारा तो ये बेस्ट फ्रेंड होता है ना। जी बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी आज इस स्टेज पे पहुंच गई है कि हम शायद खाने के बिना 1-2 दिन रह जाएं, बट मोबाइल फ़ोन के बिना घंटे भर नहीं रह सकते। खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, जैसी अभी आप दिखा रहे थे कि यंग जनरेशन की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट हो गया है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, हम सभी वैसे यंग जनरेशन क्या, हम ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं और फिज़िकल ज़िंदगी में कम रहते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा जो फ़ोन है वो क्या हरकत कर रहा है, वो हमारा क्या डेटा लीक कर रहा है या रिकॉर्ड करके किसी और को भेज रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा जानकारी अपने सेटिंग्स में जाके चेक करनी पड़ेगी। हम क्या होता है कि हम जब फ़ोन लेते हैं उसमें उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लगी होती हैं जिसमें सब कुछ वो सबके साथ शेयर करता है। सिमिलरली जब हम एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जैसे सपोज मेरे को गेमिंग बहुत पसंद है, तो मैं एक गेमिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ और उस पर मैं बिना पढ़े उसके जो एक कॉन्ट्रैक्ट आता है मेरा, उसमें बिना पढ़े मैं लिख देता हूँ आई एग्री, मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद उसने मेरा क्या डेटा लिया वो मुझे पता नहीं है। तो अगर आप अपनी सेटिंग्स पे जाएंगे और अगर आप चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे एप्लीकेशन सेटिंग्स में कि मैंने कितने एप्लीकेशन को अपनी माइक्रोफोन की परमिशन दे रखी है, मैंने कितने एप्लीकेशंस को अपने कैमरा की परमिशंस दे रखी है, मैंने कितने एप्लीकेशंस को अपने एसएमएस चेक करने की या ईमेल चेक करने की दे रखी है। अब क्यों देनी चाहिए? अगर मैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरे को सिर्फ अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी वो ले मेरे से, वो मेरे माइक्रोफोन में क्या हो रहा है वो क्यों सुनना चाहता है? तो आज ऐसी कई एप्लीकेशंस हैं जो हम फ्री एप्लीकेशंस हैं, हमको डाउनलोड कर लेते हैं। और सर इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि उनके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो वो कहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद हो सकती है? देखिए, साइबर क्राइम रिपोर्ट करने का तरीका सरकार ने बहुत ही सिंपल कर दिया है इस वक्त। आप तो या तो एक साइबर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके शहर में है। अगर आपके शहर में ये स्टेशन नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर के इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक वेबसाइट है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप वहाँ जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपका पैसा बैंक से निकल गया है, आपके अकाउंट से निकल गया है, तो एक नंबर है 1930 जिस पे आप जाकर के इमीडिएटली उसको लॉन्च कर सकते हैं कंप्लेन को और आपका पैसा होपफुली वापस आ जाना चाहिए। जी हाँ, तो दर्शकों आज हम साइबर जासूसी के बारे में समझ रहे थे, ये क्या होता है, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं और कौन कौन कर रहा है आपकी जासूसी, ये भी आपको पता लग गया होगा। और इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए चर्चा में मौजूद थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल संजीव रेलिया जी, वेटरन फ्रॉम इंडियन आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।